ELSS म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड भी सर्व कर लिया, लेकिन तब भी पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ है? इस तरीके के ढेर सारे सवाल हमने ऑब्जर्व किए अपने चैनल पर इस साल में, तो सोचा क्यों ना 2024 के खत्म होने से पहले उन सवालों के जवाब देने का कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास और कोई सवाल है क्यों ना वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। कोशिश करेंगे हम उनका जवाब देने का। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए बना रहेगा। ELSS म्यूचुअल फंड्स की ये कैटेगरी होती है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के लिए करते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी कमा लेते हैं, अनलाइक एनी ट्रेडिशनल फंड। यहाँ पे मोस्टली इन्वेस्टर्स जब SIP करते हैं तो उन्हें लगता है कि 3 साल तक वो SIP करेंगे, 3 साल के खत्म होने के बाद वो पूरा पैसा निकाल लेंगे। लेकिन ELSS फंड्स ऐसे काम नहीं करते हैं। लेट्स से आप ELSS फंड में लंप सम इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 1 लाख को 3 साल के लिए आपको छोड़ना होता है, और 3 साल के बाद आपको विद इंटरेस्ट वो पूरा पैसा मिल जाता है। एट द सेम टाइम SIP के केस में भी ये सेम तरीके से ही काम करता है। लेट्स से आपने जनवरी 2017 में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने शुरू किए, तो उस 5,000 को आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए छोड़ना होगा। तो आप 3 साल के बाद जनवरी 2020 में वो 5,000 रुपए वापस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से फरवरी में आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो उसको 3 साल के लिए छोड़ना है। लेट्स से SIP करते करते आपने 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, और आपकी जो लास्ट SIP की इंस्टॉलमेंट गई वो गई दिसंबर 2019 में। तो उस लास्ट इंस्टॉलमेंट को आपको अगेन 3 इयर्स सर्व करने पड़ेंगे, और 3 साल के बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो ELSS म्यूचुअल फंड्स के केस में हर एक SIP की इंस्टॉलमेंट एक स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट होता है जिसको 3 साल कवर करने होते हैं। इस तरीके से ELSS फंड्स काम करता है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम और कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई वे में बताने का। न्यू टैक्स रेजिम में इंट्रोड्यूस हो गया है, और बहुत सारे टैक्स पेयर्स को लगता है कि न्यू टैक्स रेजिम में मैंडेटरी है और उसकी वजह से उनको सरकार को और ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो हर साल एक बार आप ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड में स्विच कर सकते हैं। जब आप ITR फाइलिंग करते हैं तो वहां पर न्यू टैक्स रेजिम में एज डिफॉल्ट रेजिम में सिलेक्टेड होता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं तो उस समय उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। ये बेनिफिट केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिलता है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं और उसके लिए ITR फाइल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको लाइफ टाइम में केवल एक ही बार मिलता है। एक टैक्स पेयर की क्वेरी थी कि पूरे साल में उन्होंने HRA क्लेम नहीं किया और अब वो क्लेम करना चाहते हैं, फॉर्म 16 में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्या टैक्स फाइलिंग के टाइम में वो क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास रेंट रिसिप्ट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ITR फाइलिंग के टाइम में वो रेंट रिसिप्ट्स सबमिट करनी होती है, बल्कि एज टैक्स प्रूफ अपने पास संभाल के रखना होता है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कोई भी क्वेरी आपके पास भेजता है तो आपके पास सफिशिएंट प्रूफ्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपने उस किराए के घर में रहते हुए जितना भी रेंट पे किया, सारे अमाउंट पे आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है। एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कितने टैक्सेबल इनकम पे आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट पे आपको HRA का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितने तक का आपको HRA में एग्जेम्पशन मिल सकता है। अगर आप प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो क्या एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे आपको ATC का डिडक्शन मिल सकता है? जी नहीं, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे आपको ATC का डिडक्शन नहीं मिल सकता। अगर आप अपने बिहाफ पर अपनी सैलरी से EPF में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस अमाउंट पे आप ATC का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी को फॉर्म 16 मिला ही नहीं तो वो टैक्स फाइलिंग कैसे करे? इन केस अगर आपको फॉर्म 16 नहीं भी मिला है तब भी आप ITR फाइलिंग कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपके पास अपनी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, और आप ITR की वेबसाइट से जाकर अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो सारी डिटेल्स होती है रिलेटेड टू योर टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितने भी टैक्सेस पे किए हैं वो सारी डिटेल्स फॉर्म 26AS में होती है।
इन दो चीज़ों को यूज़ करके भी आप अपनी ITR फाइलिंग कर सकते हैं। फिर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, साथ ही साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उस केस में आपको कौन सा ITR फाइल करना चाहिए? देखिए, अगर आप केवल सैलरीड पर्सन तो आप ITR 1 फाइल करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो कैटेगरी में आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन की, उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना होता है। इस तरीके से एक और सवाल बहुत देखने को मिला कि क्या आप HRA क्लेम कर सकते हैं इफ़ आप अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं और वो जो घर है उसमें आपकी जॉइंट ओनरशिप है। देखिए, HRA का मेन मकसद होता है अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाए, लेकिन अगर आप किसी घर के ओनर हैं उस केस में आपको रेंट पर बेनिफिट कैसे मिलेगा? अगर आप ओनर हैं तो HRA का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिल सकता। अगर वो घर आपने लोन पर लिया है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 24 आपको हेल्प कर सकता है डिडक्शंस क्लेम करने में। इस इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट टैक्सेबल? जी हाँ, स्टॉक मार्केट से जो भी इनकम होती है उस पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और उसकी दो कैटेगरीज होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और उन शेयर्स को एक साल खत्म होने से पहले ही बेच दिया, उस पे जो भी प्रॉफिट हुआ होगा आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा और उस पे आपको STCG पे करना होता है। साथ ही साथ अगर एक साल के बाद में आपने वो शेयर्स बेचे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है और उस पे आपको LTCG पे करना होता है। शॉर्ट टर्म 20% ऑफ दैट गेन अमाउंट होता है और लॉन्ग टर्म की बात कर ले तो अप टू 1 लाख ऑफ प्रॉफिट पे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता और उसके ऊपर में जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर 12.5% के हिसाब से आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। इसी वजह से अगर आप उन शेयर्स को एक साल से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए और यही एक कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ा दिए ताकि लोग एक साल के लिए किसी तरीके से होल्ड करें और एक साल के बाद में शेयर्स को सेल करें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को भी थोड़ा सा बढ़ाया है, पहले 10% था उसको 12.5% कर दिया, बट इन कंपैरिजन टू STCG गवर्नमेंट ने स्लाइट चेंजेस किए इन LTCG। RBI फ्लोटिंग बॉन्ड से आपको जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है हर साल में 2 बार, क्या वो टैक्सेबल होता है? जी हाँ, वो जो इनकम होता है वो आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाता है और आप जिस भी टैक्स स्लैब में हैं उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्सेस पे करने होते हैं। वो जो इंटरेस्ट आता है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आता है और जो बैंक होता है वो TDS काट कर आपको वो इंटरेस्ट देता है। क्या वो TDS पे सेविंग आप कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको पता है कि आपकी जो टोटल इनकम है सालाना वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में आप फॉर्म 15G जो कि पीपल बिलो 60 ईयर्स होता है और फॉर्म 15H जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है वो भर के बैंक में सबमिट कर सकते हैं। बैंक आपको TDS काट के नहीं देगा। क्या आप RBI फ्लोटिंग बॉन्ड में SIP कर सकते हैं लाइक 1000 रुपीज एवरी मंथ? RBI फ्लोटिंग बॉन्ड में आप केवल लमसम ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे SIP करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास लमसम पड़ा हुआ है तो आप इस तरीके के बॉन्ड्स को चूज करें, अदरवाइज आप किसी म्यूचुअल फंड्स का रुख भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड एक क्वेरी आई थी। एक पर्सन ने पूछा कि उन्होंने 2016 में PM आवास योजना का फॉर्म भरा था, उनको फ्लैट चाहिए था, उसके लिए उन्होंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया था लेकिन उनको कोई फ्लैट मिला ही नहीं क्योंकि उनके उस एरिया में फ्लैट बने ही नहीं। तो उस केस में क्या वो रीअप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या उनको वो पैसे मिले कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि क्या वो रीअप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, वो फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में, विच इज द अपडेटेड वर्जन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मैक्सिमम सब्सिडी का अमाउंट होता है वो 2.67 लाख का होता है। तो क्या आप पूरा फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी ईयरली इनकम है वो 6 लाख से कम ही होनी चाहिए और आप EWS LIG की कैटेगरी में आने चाहिए। अगर आपकी टोटल इनकम सालाना जो भी है वो 6 to 18 लाख के बीच में, उस केस में भी आपको सब्सिडी मिल सकती है लेकिन थोड़ी सी कम मिलेगी। उसका भी सब्सिडी कैलकुलेटर है जिससे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको अपने इनकम के हिसाब से कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल सकती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अगर आपका नाम है, आपका कार्ड बना हुआ है और आप अपने फैमिली मेंबर को ऐड करवाना चाहते हैं, क्या उन्हें ऐड करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। किसी एक भी फैमिली मेंबर का अगर कार्ड बना हुआ है तो और फैमिली मेंबर्स को ऐड करवाया जा सकता है।
उसके लिए आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होता है और अप्लाई करना होता है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर 14555 पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, आपको इनसे ही संपर्क करना पड़ेगा। किस तरीके से आप PMAY कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसका एक बेनिफिशियरी पोर्टल है, जाकर उसमें लॉगिन कीजिए, अपना आधार OTP और मोबाइल OTP डालिए और उसके बाद चेक कीजिए कि अगर आपका नाम लिस्ट में है और KYC ऑलरेडी हो रखा है तो वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में आपका कार्ड बन के आ जाएगा आपके पास। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर ले तो क्या मॉरेटोरियम पीरियड में पोर्टेबिलिटी अलाउड होती है, मतलब आप एक इंश्योरेंस से दूसरे इंश्योरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, ऐसा ये पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म सेविंग्स की बात कर ले तो उसमें एक ऑटो स्वीप की फैसिलिटी होती है जिससे आपको फायदा हो सकता है। अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करते हैं, उस केस में ना आप एक ऑटो स्वीप फैसिलिटी होती है, जिसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट में एक थ्रेशहोल्ड के बाद जितना भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट से लिंक्ड एक FD अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उस पर आपको FD के जैसे इंटरेस्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यू वॉन्ट टू अर्न सम इंटरेस्ट, एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो आप आराम से पैसे भी निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं, एक थ्रेशहोल्ड सेट करवा सकते हैं, उसके ऊपर का अमाउंट ऑटोमेटिकली एक FD अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन आप जब ATM से पैसे निकालने जाते हैं तो मान लीजिए उस थ्रेशहोल्ड से ऊपर के पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो आप तब भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी वजह से शॉर्ट टर्म सेविंग में ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की बात कर ले तो इज इट सेफ टू पे द मिनिमम बैलेंस ऑन अ क्रेडिट कार्ड बिल? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मिनिमम बैलेंस पे करते हैं और इसके अलावा वाला अमाउंट छोड़ देते हैं बाद में पे करने के लिए तो आपको पता भी नहीं लगेगा क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके ऊपर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ठोक देंगी। तो इसी वजह से मिनिमम बैलेंस के झांसे में ना आए, पूरा बिल पेमेंट ऑन टाइम करें। तो ये सारी क्वेरीज थी जो कि हमने सोचा कि इस वीडियो में आंसर करते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब देने का। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।